बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन 2024 और मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में मैं डॉक्टर सना गौरी आपके साथ मौजूद हूँ। वक्फे लम्हे लम्हे की जो न्यूज़ है वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के जरिए। और सबसे पहले जो आपको कराची और सिंध की सूरत हाल पता चल रही है वो हम डेफिनेटली कह सकते हैं, वो चाहे कोई जितना भी बड़ा दावा करे, हम ये दावा करते हैं कि हमारे जरिए से मुख्तलिफ हल्कों की खबरें और एक्चुअल सूरत हाल, क्योंकि कराची का वोटर कन्फ्यूज नजर आ रहा था लेकिन उसके बावजूद भी मेट्रो न्यूज़ की जो ट्रांसमिशन है उनके प्रोग्राम्स को आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल्स पे भी, जिस तरह से हमारी टीम मेहनत कर रही है इस वक्त सिर्फ आपके लिए। इलेक्शंस पे आ जाते हैं जनाब। इलेक्शंस कैंपेन कल रात को खत्म हो जाएगी। इस वक्त तमाम ही लोग अपने अपने तौर से दावे वादे कर रहे हैं। ऐसा लगता था कि ये इलेक्शंस मुख्तलिफ होंगे और 2024 के इलेक्शंस एक बात की दलील दे रहे थे कि अगर किसी ने इस दफा कार्रवाई नहीं दिखाई तो अगली दफा उसका वोटर सपोर्टर कोई मौजूद ना होगा, बल्कि पार्टी का नाम भी नहीं रहेगा। लेकिन एक्चुअल पोजीशन हमें यह नजर आती है कि वही तजर्बात जो हमें पहले नवाज शरीफ साहब के साथ होते हुए नजर आए वो आज फिर से नवाज शरीफ के साथ होते हुए नजर आ रहे हैं। 2018 में इमरान खान साहब को लाया गया, उससे पहले नवाज शरीफ साहब को भी एक दफा आपको याद होगा कि पहले भी लाया गया था। और फिर किस तरह से किसी आर्मी चीफ को उनके ओहदे से पहले, उनके नंबर से पहले नवाज शरीफ साहब लेके आए, वो भी आपके सामने है। और कौन सा आर्मी चीफ इमरान खान के साहब के जाने की वजह बना, ये भी आपके सामने है। इस वक्त तमाम सूरत हाल ये है जनाब, पीपल्स पार्टी, पीटीआई या पीएमएलएन, कौन सी ऐसी पार्टी है जो वाकई हुकूमत के ताज पे बैठेगी। लेकिन उसके बाद ही ये है कि ताज कौन पहनेगा या उसके तख्त पे कौन बैठेगा। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि डेवलपमेंट का काम कौन करेगा। इस वक्त बहुत से दावे वादे इस तरह के हमारे सामने आ रहे हैं कि मैं तो सिर्फ सियासतदानों को बयान सुन रही हूँ। आज जिस तरह से नवाज शरीफ साहब आके जो बातें कर रहे थे तो दूसरी हुकूमत पे तनकीद कर रहे थे, या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की भी हमने बातें सुनी, काफ़ी कराची का मजमा उनके साथ मौजूद था। बड़ी पॉजिटिव बात है। इलेक्शन कैंपेन अगर अच्छी जा रही है तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन रहनुमा को लीडर की तरह ही बातें करनी चाहिए। वो बातें नहीं करनी चाहिए कि फला नहीं किया। ये बात करनी चाहिए कि पाकिस्तान क्या करेगा मुस्तकबिल में। असल हमारी सोच ये होनी चाहिए। तमाम मौज़ूआत पे बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं रेहान बंदूकदार। सर, मैंने आपका नाम सही प्रोनाउंस किया सर? अस्सलाम वालेकुम सर। प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे और हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगी तहसीन आबदी साहिबा, पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक, और साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर वसीम रजा तज्जियाकार हैं आप, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले रेहान आपकी तरफ जाएंगे। इंट्रोडक्टरी पार्ट आपने सुना। मेरा जो क्वेश्चन है जिस पर मैं थोड़ा सोच में पड़ गई थी कि मैं बड़े बड़े रहनुमाओं की इस वक्त तकरीरें सुन रही हूं और उसमें मुझे पाकिस्तान के लिए कोई विजन नजर नहीं आ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि एक दूसरे पर तनकीद हो रही है। क्या अब भी हम पाकिस्तान के 75 साल हो चुके हैं, 76वें साल में हम दाखिल हो चुके हैं, क्या अब भी हम एक दूसरे पर इल्जामात ही लगाते रहेंगे या डेवलपमेंट पे कोई काम करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू डॉक्टर सना। आपने एज यू राइटली पॉइंटेड आउट कि कोई विजन नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं तो आपको ये बोलूंगा कि देखिए, ज़िया-उल-हक के बाद यही पार्टीज हैं, यही लीडर्स हैं। अब पिछले 30 साल 40 साल में क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ है। आपके पास हमेशा वादे तो आते रहे और कंटिन्यूस वादे आते रहे, आपकी इकोनॉमी के हिसाब से वादे आते रहे, आपकी डेवलपमेंट के हिसाब से वादे आते रहे, लेकिन कुछ भी कभी सॉल्व नहीं हुआ। तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे इस दफ़ा कुछ इन लोग कोई नई चीज़ बोल सकेंगे? वही रोटी कपड़ा और मकान अभी तक नहीं मिला। डेवलपमेंट, माशी हाल हमारा और बुरा होता चला जा रहा है, हम कर्जे पे चले जाते रहे, हमारी इन्फ्लेशन नहीं रुक रही, हमारा रुपये की वैल्यू कम होती चली जा रही है। और आप देख लीजिए अभी पूरे इलेक्शन कैंपेन में, आप देख लीजिए कोई ऐसा प्लान आया जो पीपल्स प्लान हो? आपके एक प्लान आया था कि भाई हम 300 यूनिट वालों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे, वो भी उन्हीं के खान भी आज यही कुछ कह रहे थे आज जो पंजाब में उन्होंने जलसा किया है। तो वो क्या हो जाता है कि आप, बल्कि वो ये भी कह रहे थे बाइक वालों को जो है पेट्रोल हाफ रेट्स पे मिलेगा, बिजली उन्होंने कहा कि यूनिट हम सस्ता देंगे। वो भी तमाम यही कमोबेश वही वादे कर रहे हैं जो पीपल्स पार्टी कर रही है। देखिए, यही तो डर लगता है कि ये लोग वोट लेने के लिए ये वादे कर रहे हैं और कल अगर हो सके तो इनको ये वादे पूरे करने पड़े तो माशी हाल और बुरा हो जाएगा। पैसे कहाँ से आएंगे? इनके पास बजट कहाँ से आएगा? अच्छा, चलिए मैं आप पे आ जाती हूँ। आप आज़ाद उम्मीदवार हैं इस वक्त। सर, आप कराची से ही आपकी नॉमिनेशन पेपर्स जमा हुए हैं। बिल्कुल। और अगर मैं आज़ाद उम्मीदवार की जब भी बात करती हूँ तो आज़ाद उम्मीदवार के साथ एक पार्टी का नाम भी जुड़ा हुआ होता है, क्या ऐसा ही है सर?
जनरली तो आजाद उम्मीदवार के साथ कभी भी पार्टी का नाम नहीं जुड़ा नहीं, होता। अब जो सिनेरियो हो गया है, अब जो जो कुछ scenario हो गया। तहरीक इंसाफ के साथ हुआ उसके बाद की बात आपने कर रही जैसे शुरू में इंट्रोडक्शन में बोला ना, हम समझ रहे थे कि 2024 का इलेक्शन बिल्कुल डिफरेंट होगा। वो डेफिनेटली बहुत डिफरेंट है, लेकिन फॉर कंप्लीटली डिफरेंट सेट ऑफ रीजंस। हम चाह रहे थे कि ये इलेक्शन होने जा रहा है जिसपे एक रेफरेंडम हो कि आपके कंट्री किस डायरेक्शन में जाएगा, क्या आपका फ्यूचर आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ तो ये हो रहा है कि आपकी पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टी को आपने बैलेट पेपर से हटा दिया। नहीं, और अभी पहले उस क्वेश्चन को हम उस पे भी क्लियर आप करते हैं। आएंगे बाद में उस क्वेश्चन को क्लियर करते हैं कि Alright, आप वाकई ही आजाद उम्मीदवार हैं या आपका पार्टी से ताल्लुक है? नहीं, देखिए, हमारा मौकफ ये है कि हम सब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। और इसी पे हमने एक केस भी दर्ज किया हुआ है, जो आप सबको मालूम है कि अगर आप लोग को ऑब्जेक्शन था इंटरनल पार्टी इलेक्शन पे, तो आपने सिंबल लिया है, बट दैट डजंट मेक अस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। हम लोग अभी भी पाकिस्तान तहरीके में इंसाफ के मेंबर्स हैं, और इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद भी हम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ही इस तरह मेंबर्स से होंगे। आपके जो लोग हैं, जो नॉमिनेशन पेपर्स जिनके जमा हुए हैं, वो अगर कामयाब हो भी जाते हैं तहरीक इंसाफ के नाम पे, तो फिर वो यहाँ वहां नहीं हो सकेंगे। नहीं, हम तो वेल फिर फ्लोर, अच्छा मैं टेक्निकल बात, आई एम सॉरी, नहीं, मैं बिल्कुल जवाब दे टेक्निकल दूंगा, बात जो मैं एक जो एडुकेट थे उनसे भी पूछ रही थी कि जो फ्लोर क्रॉसिंग वाली बात है, फिर वो आपकी पार्टी पे तो लागू नहीं होगी। फिर तो वो जो खरीदो फरोख्त वाला, आई एम सॉरी टू से मुझे ये लफ्ज कहना पड़ रहा है, लेकिन ऐसा होता है, तो फ्लोर क्रॉसिंग वाली तो बात नहीं हो सकेगी फिर आपकी पार्टी के ऊपर। फिर देखें, अगर आप सारे प्रोसेस को फॉलो करें तो एक सेट प्लान बना है, और वो सेट प्लान यही था कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में तो आपने रोक लिया कि फ्लो क्रॉसिंग नहीं हो सकती। अगर वो फ्लो क्रॉसिंग होती है तो आपके कैंडिडेट्स वो पार्टी से हट जाते ठीक हैं है। और दे गेट डिस्क्वालीफाइड। अब ये जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का जो टैग लगाया है, वो लगाया इसके लिए गया है कि फ्लो क्रॉसिंग करवा सके इन लोग बाद में। वोट अगर जितने भी थोड़ी सी भी अक्ल किसी में होगी तो उनको पता है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का कितना परसेंटेज ऑफ वोट है। तो इलेक्शन में आप जितनी भी मनूवरिंग कर लें, जितनी भी आप धांधली कर लें, एक सर्टेन नंबर ऑफ सीट्स तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कैंडिडेट्स को जाएगी ही जाएगी। अब आप बोले कि फ्लोर क्रॉसिंग उनको एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कराएंगे, और ये सिर्फ इतना नहीं है, आप देखें जितनी भी कैंपेन चल रही है, जितनी भी सोशल मीडिया कैंपेन हो रही है, उस पर ये एलेज भी कर रहे हैं कि ये कैंडिडेट्स तो दूसरी साइड पे चले जाएंगे। लेकिन हम लोग तो वी आर वेरी स्ट्रांग। अगर हम इन सर्कमस्टांसेस पे इलेक्शन फाइट कर रहे हैं, हम अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं, तो हम इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद भी पार्टी के साथ खड़े अच्छा, रहेंगे। मैं आपसे कुछ देर बाद ही क्वेश्चन जरूर ये पूछूंगी, तैयार रहिएगा। आपने कहा कि किसी के पास डेवलपमेंट का प्लान नहीं है, लेकिन 3 साल 7 महीने आपके पास भी गवर्नमेंट रही थी। कौन सा डेवलपमेंट का प्लान था जो आगे चल के आप कंटिन्यू करेंगे? लेकिन इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर वसीम रजा साहब। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी, थैंक यू। डॉक्टर वसीम रजा साहब, एक कंफ्यूजन नौजवान के जहन में है, और इस दफ़ा जो सबसे बड़ा वोटर है वो नौजवान ही है। 18 से 34 साल तक का जो जवान है वो इस वक्त वोट डालेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि वोट डालने के लिए वो बाहर निकलता है या नहीं निकलता। लेकिन सेकंड बात ये है कि क्या वाकई ही कोई तब्दीली वाली कोई चीज़ हमें नज़र आ रही है, या वो ये पहले वाला सिनेरियो है कि जिस तरह पहले भी नवाज शरीफ साहब को ऐसे ही लाया गया था, फिर नवाज शरीफ साहब को एक प्लान के तहत पीछे किया गया, और अब फिर से नवाज शरीफ साहब को लाया जा रहा है। 2018 की केस हमने देख ली है, तो क्या तब्दीली है? क्या वही सब कुछ होगा और आगे ये वाले इलेक्शंस भी हमें 2, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल के बाद ठप होते हुए नजर आ जाएंगे? कोई प्लान है क्या? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारा मुल्क जो है वो बदकिस्मती से एक स्क्रिप्ट के मुताबिक चलता है। हमारे यहाँ स्क्रिप्ट वही रहता है और किरदार चेंज होते रहते हैं। हमारे मुल्क में यहाँ अदलिया के बेंचेस देख के आपको बता दिया जाता है फैसला क्या आएगा। हमारे यहाँ इलेक्शन आने से पहले आपको बता दिया जाता है कि किस पार्टी को दिया जाएगा। ये तो हमारे इंसाफ और इंतखाबात का हाल है। रही तब्दीली की बात, तो देखें जिस तरह से पीटीआई को गवर्नमेंट में लाया गया था वही उसी तरह अडॉप्ट किया जा रहा है नवाज शरीफ को लाने के लिए। पीटीआई के साथ जो सलूक किया जा रहा है, ठीक है, उनकी जो परफॉर्मेंस रही या जो भी मुश्किलात रही, लेकिन उसके बाद जो कुछ पीटीआई के साथ किया जा रहा है, उनके कैंडिडेट के साथ उनसे निशान छीन लिया गया, उसके बाद उनको नहीं दी जा रही, उनके कैंडिडेट्स को उठाया जा रहा है, उन्हें जलसे की इजाजत नहीं दी जाती। जैसे पीपल्स पार्टी को देखते हैं, लीग को देखते हैं, वो भरपूर अभी मुहिम जारी रखते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ जिस तरह से माजी में इंतखाबात होते आए उसी तरह से इंतखाबात हो रहे हैं, और जिस तरह से पीटीआई से देखें, किसी भी पार्टी वर्कर के लिए
उसका पार्टी निशान और पार्टी परचम उतना ही अहमियत का हामिल है जितना कि पाकिस्तान का परचम एक कौम शख्स के लिए पाकिस्तान का परचम होता है, अपने मुल्क का परचम होता है और अपने मुल्क का निशान होता है। इसी तरह से पार्टी वर्कर के लिए भी एक पार्टी का निशान और पार्टी का जो फ्लैग है वो अहमियत का हामिल होता है। लेकिन कदा कलामी की माजरा चाहती हूँ डॉक्टर वसीम रजा साहब, मंतकी अंदाज से अगर आप सोचें तो पीटीआई का जितना भी, अब क्योंकि वक्त बहुत कम है, कल रात तक तो इलेक्शन कैंपेन भी बंद हो जाएगी, लेकिन अब कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि हम ये कहें कि पीटीआई गवर्नमेंट में आ जाएगी। हाँ, असेंबलियों में जरूर मौजूद होगी, लेकिन पीटीआई का आना नामुमकिन सा लगता है। बिल्कुल ऐसे देखें, सबसे पहले तो पीटीआई को चीनी चाहिए, वो उनका इंतखाबी नुकसान है। उससे क्या नुकसान होंगे अगर पीटीआई के आजाद उम्मीदवार जीत भी जाते हैं तो उस बेस पे इन्हें जो रिजर्व सीट है वो नहीं मिलेंगी, क्योंकि कानून आइन बहुत क्लियर है कि वो पार्टी की बेस पे लड़ने वालों को रिजर्व सीट मिलेंगी। इस पे पीटीआई के लिए बहुत लम्बे फिक्री है कि अगर वो अक्सरियत ले भी जाते हैं, वो यहाँ सीटें काफी जीत भी जाते हैं, उसके बावजूद उन्हें रिजर्व सीट पर बहुत प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि उन्हें मिलेंगी नहीं मिलेंगी तो आजाद उम्मीदवार को तो नहीं मिल जाती। उसके बाद ये पार्टी शामिल होते हैं, बहुत पार्टी में जाते हैं। ये बहुत बड़े सवालिया निशान है इस बेस पे कि क्या होगा, लेकिन इस तरह से इंतखाबात करवाए जा रहे हैं तो तरीका नहीं। ठीक है जनाब, आवाज में कुछ इशू है, अगर आवाज ठीक आ रही है तो मैं वसीम रजा साहब से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूं। ठीक है जनाब। वसीम रजा साहब, एक और चीज़ जो हमने आज देखी है, कराची में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जलसे में मौजूद थे। चलें जनाब, जब तक आवाज़ क्लियर होती है मैं स्टूडियो में आ जाती हूँ। लेकिन रेहान साहब, एक क्वेश्चन जो अभी मैं स्पेशली पीपल्स पार्टी के हवाले से कह रही थी। पीपल्स पार्टी का आज का जलसा बड़ा कामयाब नज़र आ रहा है, बड़े वादे दावे और एक यंग ब्लड है, मेरे ख्याल है वो भी कमोबेश वही सारी बातें कर रहे हैं तब्दीलियों की, जिस तरह से हम इमरान खान का लबोल लहजा सुन रहे थे। तो आपको क्या लगता है कि यंग जो वोटर है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ मुतवज्जा होगा या नहीं? नहीं, डेफिनेटली देखें, जो इम्प्रेशनेबल वोटर है वो तो जाएगा और जो एक्सपीरियंस्ड वोटर है वो नहीं जाएगा, क्योंकि वो देखेगा कि कराची में भाई आपके पास सिंध की हुकूमत तो सिंध सेजेस है, आपके एडमिनिस्ट्रेटर कराची में पीपीपी का था, आपका मेयर पीपीपी का था, आपके बल्दियाती इलेक्शन में पीपीपी के कैंडिडेट्स जीत गए थे, सेलेक्ट हो गए थे, जीत गए थे, लेकिन आपने बारिशों में हाल देख लिया। अब आप बार बार, एक तो होता है ना आपको ख्वाब दिखाना, थोड़े अरसे पहले एक सियासतदान ने ये भी बोला था कि ख्वाब तो हम दे सकते हैं, भले पूरे कर सकेंगे ना, आपको ख्वाब तो दिखा देंगे। तो काफी लोग हैं डेफिनेटली वो ख्वाब देखने में पुल तो होंगे, वोट भी दे देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अभी हमारे वोटर काफी एजुकेट हो चुके हैं, उनको समझ आ चुकी कि कौन से फॉलो प्रोमिसेस हैं और कौन से फुलफिल करने वाले लोग हैं। डॉक्टर साहब को मैं सीरियसली थैंक यू बोलूंगा। मैं तो ये बोलूंगा एक अनयूजुअल इलेक्शन ये भी है कि पहले तो हम लोग कुछ चंद सालों से देख रहे थे कि मीडिया बहुत फ्री है, खुल के बोल सकता है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब कि आपने बता दिया कि हम कैंडिडेट्स को भी क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या मुश्किलात का सामना हो रहा है। वापस डॉक्टर साहब आएंगे तो आप वो थैंक यू करना भूल जाएंगे उनका। मैं आगे आती हूं जी जनाब, क्योंकि यहाँ पे सब हमारे जो गेस्ट आते हैं मैं थोड़ा सा उनका पॉइंट ऑफ व्यू का नजरिए का अंदाजा भी हो जाता है। बहरहाल आगे चलते हैं, क्योंकि किसी की भी बात से हमारा अग्री होना जरूरी नहीं है, लेकिन हम बाइस्ड बिल्कुल नहीं होते। हर किसी की राय लाना, तज्जिए को सामने लाना, वो हमारा एक जरूरी एक चीज है। डॉक्टर वसीम मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर वसीम साहब, एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमें ऑन ग्राउंड नजर आया और वो वाहिद लीडर कहना चाहिए, रहनुमा थे जो हमें बहुत पहले से नजर आ रहे थे ग्राउंड में। केपी पे भी नजर आया, आसपा भी हमें नजर आई और इस वक्त नौजवानों की बड़ी तादाद उनको सुन रही है। आपको क्या लगता है कि पीटीआई का वोटर अट्रैक्ट हो सकेगा बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ? देखिए, पीटीआई का जो वोटर है ना वो माजरत के साथ नजरियाती नहीं है, वो सिक्का इमरानिया से मुंसलिक है। वो आप कुछ भी कर लें, आप खान साहब को जितनी मर्जी सजा दे लें, वो खान साहब से इधर से मत नहीं होगा। बाकी जो पार्टी का वोटर होता है वो अपने काम देखता है, वो उनकी करप्शन देखता है, ये बहुत सी चीजों वो मद्देनजर रखता है। लेकिन जो पीटीआई का वोटर है, आप उसे कह लें अनपिटेबल है, मतलब आप उसके सामने सब चीजें ले आए, वो कहेगा नहीं खान साहब को वोट देना है तो देना है। जो पीटीआई का वोटर है वो तो नहीं टूट सकता। बहरहाल जहां तक बिलावल साहब की बात है, बिलावल साहब बहुत अच्छी कैंपेन कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, लेकिन आप देखें कल जो कराची का हाल हुआ उसके बाद जो बिलावल के दावे थे, वो जो मनाजरे की दावत थी, जो कराची और लाहौर का तकाबुली जायजा था,
वो तमाम सड़कों पे नजर आया, लोगों ने देखा, और सोशल मीडिया पे भरपूर लोग, कराची के लोग ही बिलावल और पीपल्स पार्टी का मजाक बना रहे हैं। एक मुश्किल वक्त तो है बिलावल के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, कि इतने अर्से से सिंध में और खुसूसन कराची में वो सियासत कर रहे हैं, हुकूमत कर रहे हैं, और उसके बावजूद कराची और सिंध का ये हाल है, तो मुश्किल तो पेश आएगी। लेकिन पीपल्स पर जो आपका बुनियादी सवाल है कि पीटीआई का वोटर जाएगा, मेरा ख्याल से पीटीआई का वोटर कहीं नहीं जाएगा। हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, हमारी जो मुक़्तदर हल्के हैं, उन्होंने खान साहब को मजीद हीरो बना के पेश किया है, और जो वोटर है हमदर्दी का वोट भी मेरे ख्याल से इमरान खान की तरफ इस दफा जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि सिंपैथी का वोट पड़ेगा, तो सिंपैथी के वोट के चक्कर में और जो गलत फैसले माजी में होते रहे, तो आप ये समझते हैं कि जो 3 दफा गवर्नमेंट सिंध को पीपल्स पार्टी को दी गई है और एक दफा फेडरल में भी दी गई, ये तमाम चीजें सिंपैथी के वोट की वजह से हुई हैं, और आगे भी अगर पीटीआई आगे आती है तो वो भी सिंपैथी की वजह से होगी, तो फिर परफॉर्मेंस कहाँ रह जाती है? कराची की बात पे आपने सिर्फ पीपल्स पार्टी पे उंगली उठाई है और आपने पॉइंट आउट किया है, मुझे ये कहना चाहिए पॉइंट आउट किया है, तो पीटीआई की क्या आप समझते हैं कि परफॉर्मेंस रही है कराची में कि कराची का वोटर पीटीआई की तरफ जाएगा? फिर तो हम शख्सियत परस्ती की तरफ ही हैं या सिंपैथी की तरफ हैं, तो ये तो फिर हमारे ही कसूर है, किसी सियासतदान का तो कसूर ही नहीं है। क्या तज्जिया है आपका? तो आप देखें हमारे मुल्क में परफॉर्मेंस से कहाँ वोट किया गया है। हमारे यहाँ जो 2007 का इलेक्शन था वो बीबी शहीद की सिंपैथी में वोट दिया गया था, पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिली थी। उसके बाद आप देखें अगर पंजाब या केपी के साइड पे आप खसूसन जाएं या सिंध के इंटीरियर में जाएं, आपको मिलेगा बरादरी वोट सिस्टम है। वहाँ पे आप बरादरियां फैसला करती हैं, हमारी बरादरी का कैंडिडेट खड़ा होगा तो हम फैसले देंगे। यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं दी जाती। आप अरसदराज से आप पंजाब का हाल देख लें, आप इंटीरियर सिंध का हाल देख लें, वहाँ पे बरादरी बेस पे वोट दिया जाता है कि हमारी बरादरी खड़ी होगी और बरादरी नॉमिनेट करती है कि हमारी बरादरी किस कैंडिडेट को वोट देगी। परफॉर्मेंस तो यहाँ मैटर ही नहीं करती। देखिए हमें जो फैसला करना है वो अच्छों का नहीं करना है, हमें ये फैसला करना है सबसे कम कौन बुरा है और सबसे कम परफॉर्मेंस किसकी बुरों में से किसकी थोड़ी सी बेहतर रही है। तो हमारे पास तो ऑप्शन बेहतरीन का नहीं, कम बुरों का ऑप्शन है और हमें उन्हीं में से सिलेक्शन करनी है। अच्छा, एक और बात आपसे पूछूंगी। आप चूंकि डॉक्टर भी हैं, फिर आप एडुकेट भी हैं, तो एडुकेट होने के नजरिए से मैं आपसे बात पूछूंगी कि जो ये जितने भी साबिक चेयरमैन पीटीआई या बानी पीटीआई के खिलाफ जितने भी केसेस का फैसला भी हुआ, और इतनी जल्दी हम माजी में कभी नहीं देखते कि 15-15 घंटे हेयरिंग हो रही है और फैसले सुनाए जा रहे हैं और सजा पे सजा 4 दफा तो हम नहीं देख चुके हैं सब कुछ। आपको लगता है कि कहीं कोई ऐसा झोल बाकी है कि जो बाद में चैलेंज हो सकता है और ये प्रेशराइज करने की कोशिश है उस पार्टी को जो कि आने वाली इक्तदार में कि जनाब आप अभी हौले रहें, ये वापस हम केसेस को पलट के इसका पूरा सिनेरियो भी बदल सकते हैं? आपको क्या कानूनी तौर पे कुछ ऐसा महसूस होता है? देखिए, जो बानी पीटीआई को सजाएं दिलवाई गई हैं उसमें जो मेन ट्रायल होता है उसमें 342 का स्टेटमेंट बहुत जरूरी होता है। किसी भी एक्यूज है कि वो अपने दिफा में कुछ कहना चाहे तो अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके जो विटनेसेस होते हैं उसको एग्जामिन किया जाता है। लेकिन खान साहब को जिस तरह सजाएं दी जा रही हैं उसमें इतने बड़े बड़े लैकुनाज रखे गए हैं कि अगर उनके खिलाफ मुकदमा ठीक भी थे, लेकिन उनका जो ट्रायल है, उनका जो प्रोसीजर है, उसमें इतने बड़े बड़े फ्लॉज और लैकुनाज रखे गए हैं कि अगर वो अपील में जाते हैं या सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस में जाते हैं तो बहुत आसानी से टूट जाएंगे। यहाँ पे मैं एक बात तो और इजाफा कर दूं, देखिए हमारे जो मुक़्तदर हल्के हैं वो कभी भी किसी को 2/3 मेजॉरिटी नहीं लेने देते और कभी भी किसी को टोटली तौर पर खत्म नहीं करते। उनको जो जिसको इक़्तिदार दिलवाते हैं उसको भी आके दिखाने के लिए दूसरा बंदा जरूर रखते हैं कि अगर तुम नहीं तो हमारे पास ऑप्शन बी मौजूद है। उनके पास प्लान ए भी होता है, प्लान बी भी होता है, प्लान सी भी होता है। हमारे यहाँ अगर नवाज शरीफ को इक़्तिदार दिलवाया जा रहा है तो ऐसा नहीं है कि इमरान खान को 100% खत्म कर दिया जाएगा। 100% उन्हें इमरान खान को सजाएं दिलवाई जा रही है, लेकिन उसमें इतने बड़े लैकुनाज रखे जा रहे हैं। अगर कल को हमें यूज करना पड़ा इनको नवाज शरीफ के खिलाफ, नवाज शरीफ ने हमें आगे दिखाई, तो हम इमरान खान को प्लान बी की सूरत में, ऑपोजिशन या किसी भी सूरत में सड़कों पर उन्हें ला के नवाज शरीफ को टफ टाइम दे सकते हैं। ये महसूस हो रहा था, तभी मैंने आपसे भी बात पूछी। अच्छा, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी, स्पेशली कराची के हवाले से। कराची की सूरत हाल आप क्या देखते हैं? कौन सी पार्टी इस वक्त ज्यादा वोट ले सकेगी? देखिए, कराची में जो परफॉर्मेंस बेस पे है, यहाँ पे तमाम तबकात और तमाम जबानें बोलने जाने वाले लोग मौजूद हैं। मेरे ख्याल से इस बार देखिए पीटीआई को तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिल ही नहीं रही। आप उनसे उनका शिकवा, उनके जो गिले शिकवे हैं वो बिल्कुल जायज हैं। पीटीआई के बहुत बड़ा वोट है। अगर मेरे ख्याल से अगर इस सूरत हाल में कोई एक रहनुमा पाकिस्तान में मौजूद है जो चारों सूबों से इलेक्शन लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं, वो इमरान खान है। लेकिन बदकिस्मती से वो जेल में है। कराची के वोट पे
इमरान खान और पीटीआई एक बहुत बड़ा चैलेंज था जिनको साइडलाइन कर दिया गया। देखें इस टाइम एमक्यूएम को वैसे कोई नहीं पूछ रहा, पीटीआई को आपने साइडलाइन कर दिया, तो अगर दौड़ में अकेली पीपल्स पार्टी दौड़ेगी तो मेरा ख्याल से मुकाबला किसी से भी नहीं है, पीपल्स पार्टी खुद ही जीत जाएगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वसीम हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक के फौरन बाद मजीद मौजूद पे बात करते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और हमें ज्वाइन कर चुकी हैं तहसीन आबिदी साहिबा। आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, लेकिन इस वक्त हम स्टूडियो में चलते हैं रेहान की तरफ। रेहान, बातें परफॉर्मेंस की होती है, अगर कराची के हवाले से बात की जाए तो आप समझते हैं कि पीटीआई ने कोई ऐसा काम किया है कि कराची वाले फिर से जो आज़ाद उम्मीदवार हैं अब आपके जो खड़े हो रहे हैं उनको वोट दे सकेंगे? कराची में तो देखिए, आपको एक चीज पहले बहुत समझनी पड़ेगी। एक होता है नेशनल असेंबली, उसके कैंडिडेट्स होते हैं, उनकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, उनका एक रोल होता है। आपकी प्रोविंशियल असेंबली होती है, उनके कैंडिडेट्स होते हैं जो भी आपके इलेक्टेड, उनका एक मखसूस रोल होता है। फिर आपकी लोकल बॉडी होती है और उनकी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। अनफॉर्चुनेटली हम क्या समझते हैं कि भाई हमने पीटीआई के कैंडिडेट्स को अब नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली में इलेक्ट कर दिया तो वो रोल अदा कर सकेंगे जो लोकल बॉडी करती है। और लोकल बॉडी में देख लिया, आप देख ले, कभी भी पीटीआई आई नहीं है। हम जब बार बार हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, वो यही पॉइंट आउट कर रहे हैं कि आपके पास जो वादे आ रहे हैं, जो आपको बोला जा रहा है कि हम करेंगे, वो कभी हो नहीं रहा है। और आप बिल्कुल आप कराची का हाल देखें, जैसे डॉक्टर साहब ने भी अभी बोला कि ये जो बारिशें हुई, ये आपके टॉल क्लेम्स को सब दफना दिया ना एक साथ ही। मतलब पूरे शहर को पता चल गया कि भाई आपकी लोकल बॉडी इतने अरसे से एक पर्टिकुलर पार्टी के हाथ में थी। और आप याद रखेंगे, वो पार्टी है जो प्रोविंशियल में भी पावर में है, जो पूरा का पूरा फंड अमेंडमेंट्स के बाद उन्हीं के हाथ में आ रहा है और उन्हीं के पास ताकत है यहाँ कुछ करने की, वो नहीं कर पा रहे। लेकिन इस पे ये क्वेश्चन फॉलो होता है कि भाई हम क्यों इलेक्ट कर रहे हैं। फिर पीटीआई को देखो, आप पीटीआई को इसके लिए इलेक्ट करोगे कि नेशनल असेंबली में कि वो मुल्क को डायरेक्शन दे। आप प्रोविंशियल असेंबली में इसके लिए इलेक्ट करोगे कि आपके राइट्स के लिए कोई तो फाइट कर रहा हो। आप इमेजिन करें कि एक फील्ड है जहां आपके सारे पैसे लुटाए जा रहे हैं। मिसकॉन्सेप्शन है लोगों की भी कि, और मुझे बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। मुझे हैरत होती है, टीवी स्क्रीन्स पे भी इस किस्म की बातें बड़ी की जाती है कि फलां के मसले आ भाई, वो लोकल बॉडीज का मसले होते हैं। एमपी आगे मसले को हल नहीं कर सकता, आपकी बात को आगे पहुंचा सकता, आपको फंड्स दे सकता है। उनके पास एक रोल जरूर होता है, उनके पास पावर होता है कि आप पुश कर सकते हैं। नेशनल असेंबली के वो उनको फंड मिलता है, वो अपनी जगह पे काम करा सकते हैं। प्रोविंशियल असेंबली का फंड तो मैंने कभी कराची में देखा नहीं है जो भी एमपीएस को मिला है। यानी कि आप पीपल्स पार्टी के हवाले से साफ सी बात है आपके। मैं एक छोटे से सवाल का मुझे जवाब दीजिएगा। मैं सबसे पूछती हूँ, कराची की आज तबाही की वजूहात किस पार्टी पे जाती हैं? जिम्मेदार कौन सी पार्टी को आप समझते हैं? नहीं, मैं पार्टी को नहीं बोलूंगा, मैं तो बोलूंगा जिम्मेदार हम सब हैं। हम सब हैं। हमें देखें, हमारे पास तो पहले तो शऊर ही नहीं था हम किसके लिए वोट कर रहे हैं, क्यों वोट कर रहे हैं। कोई कभी हम वोट कर देते थे कि अपनी कम्युनिटी के उस पर, कभी हम वोट कर देते थे अपने रिलीजियस सेक्ट को। आजकल भी यही चल रहा है। बहुत कम लोग हैं जो देख के वोट करते थे कि भाई ये कोई नेशनल पार्टी है, क्या करिए, क्या मंजूर है। लेकिन अब वक्त बदल रहा है, स्पेशली इस इलेक्शन में। मैं नहीं बोलता हूं कि डॉक्टर साहब ने बोला कि पीटीआई का वोट तो पीटीआई को देगा ही, लेकिन वो पीटीआई का वोट पीटीआई को इसके लिए देगा कि उसने परफॉर्मेंस देखी है कोरोना में भी क्या रही है और पिछले 3-4 साल में भी क्या रही है, जब इकोनॉमी दुनिया। चलें, ठीक है सर, मैं इसका तफसीली आंसर भी आपसे लूंगी। लेकिन इस वक्त तहसीन आबिदी मुझे ज्वाइन कर चुकी है। मैडम, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच। पहले तो मुबारकबाद, आपका जलसा बड़ा कामयाब हो रहा है और रिलीज जो है वो आपकी बड़ी कामयाबी के साथ जारी और सारी हमने देखी हैं। क्या समझती हैं कराची में इस वक्त क्या पोजीशन रहेगी पीपल्स पार्टी की? देखिए, जिस तरह कराची ने माजी में रिसेंटली हमारे लोकल गवर्नमेंट हुए या कंटेनमेंट इलेक्शंस हुए, डिफरेंट बाई इलेक्शंस हुए, हम पे जितना एतमाद जाहिर किया, जिस तरह हमें ट्रस्ट किया, हमें वोट दिया, तो यकीनन हम बहुत पुरुमीद है। और आज की रैली की आपने भी बात की, तो जिस तरह भी चेयरमैन साहब जा रहे हैं, जिस तरह आवाम निकल कर आ रहे हैं, और हमने कोई बहुत बड़ी कैंपेन भी नहीं की सना। अगर आपने चीजें जो है वो मॉनिटर की हो रिसेंटली, तो चेयरमैन साहब ने बस अनाउंस किया था कि वो कराची में रैली निकालेंगे 5 तारीख को, सब लोगों से मिलेंगे। और जिस तरह लोग आए हैं, रोड से निकल कर आए हैं, तो हम बड़े होपफुल हैं कि जिस तरह हमने रिसेंटली डिलीवर भी किया है और हम नियत भी करते हैं कि हम आगे जाके भी हमें इंशाल्लाह मौका मिला तो हम डिलीवर करेंगे। क्योंकि कराची के अवाम बेचारे बड़े मजलूम अवाम है। उन्होंने पिछले 30-35 साल में सबको मौका दे के देखा और सबके साथ
जो कराची के साथ किया वो हम सबके सामने है। तो हम सिर्फ यही बात करते हैं कि एक दफा हमें मौका दें, अगर हम भी डिलीवर ना करें नेक्स्ट टाइम आप ना दें हमें मौका, लेकिन एटलीस्ट हम एक मौका जरूर डिजर्व करते हैं क्योंकि हम अपने शहर अपने सूबे के लिए काम करना चाहते हैं। मतलब आप मौका कहाँ चाह रही है मैडम? कराची में मौका चाह रही हैं आप? सिंध में तो आपकी ऑलरेडी हुकूमत रही है। मैंने कराची की बात की, सिंध में तो हम 15 साल से हैं, मैंने कराची की पर्टिकुलरली बात की है। तो कराची में लोकल बॉडीज में तो 1-1.5 साल से आप लोग मौजूद है मैडम। देखिए 1-1.5 साल हुआ है ना। आपका 30-35 साल का बिगाड़, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आप 1 साल में, 1.5 साल में या 5 साल में भी वो बिगाड़ आप दुरुस्त कर सके। हम बेहतरी की कोशिश कर सकते हैं। मैं 100% तो कभी भी बात नहीं करती सना, आपके शो में मैंने बहुत दफा बात की है। बहुत सारे फ्लॉज होंगे, बहुत सारी गलतियां, हमें सीखने की जरूरत है, हमें बेहतर करने की जरूरत है। हमारा शहर है, हम सबका शहर है। मैं तो कहती हूँ रिगार्डलेस ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, हम तमाम लोगों को मिल के काम करना चाहिए शहर के लिए, क्योंकि इस शहर के साथ बहुत ज्यादती हुई है। मिल के तो काम करना एक पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन जाहिर से पता है इक़्तिदार की कुर्सी किसी एक को ही मिलनी होती है। तो अभी जितनी पार्टीज हैं आपके खिलाफ एक पूरा इत्तेहाद भी बना हुआ है, आप क्या समझती है कि वोटर टूटेगा आपका? देखिए हम किसी भी पार्टी को अपने कंपेटिटर समझते ही नहीं, हम नहीं समझते हमारा किसी से मुकाबला है, सिवाय हमारा मुकाबला है गुर्बत से, बेरोजगारी से, महंगाई से। हमारा सिर्फ इन चीजों से मुकाबला है और हम उसी को हराने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि सिंध में तो स्पेशली हमारे मुकाबले पे कोई पार्टी नहीं है। चले, ये बड़ा कॉन्फिडेंस है, बहरहाल कॉन्फिडेंस होना भी चाहिए। फिलहाल तो आपके जो लीडर हैं वो जिस तरह से कैंपेन्स चला रहे हैं उसको अप्रिशिएट ही किया जा सकता है, लेकिन इस वक्त जो नज़र आ रहा है वो आपके ही ज़्यादातर, जैसे लोकल बॉडीज इलेक्शंस की बात की हमने, 1-1.5 साल हो चुका है, लेकिन फंडिंग का मसला आपके लोगों को भी हुआ, तो परफॉर्मेंस 1-1.5 साल में नज़र नहीं आई है। क्या ये मसाइल हल हो जाएंगे? देखिए सना, आप थोड़ा सा ना डायनेमिक्स देखें पाकिस्तान की। अगर आप डायनेमिक्स, आप बहुत अच्छी माशाल्लाह से जर्नलिस्ट हैं, आपकी नजर बड़ी गहरी होती है। KPK में अगर तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बनी तो लोकल गवर्नमेंट भी उनकी थी। पंजाब में PMLN की गवर्नमेंट बनी तो लोकल गवर्नमेंट भी उनकी थी। दिस इज द फर्स्ट टाइम ये होने जा रहा है कि लोकल गवर्नमेंट जो है, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट आती है उसी की लोकल गवर्नमेंट भी है। पिछले 30-35 साल से क्या कराची के डायनेमिक्स रहे आपको भी पता है कि हमारे पास कभी थर्ड टियर नहीं रही। हम सेकंड टियर पे होते थे, थर्ड टियर पे हम नहीं होते थे। जो ग्रास रूट लेवल पे काम होते हैं वो थर्ड टियर को करने होते हैं। जो प्रोविजनल गवर्नमेंट होती है, फेडरल होती है, उनके काम लेजिस्लेशन के होते हैं। तो फर्स्ट टाइम ऐसा होने जा रहा है। आपने 1.5 साल की बात की, मैं अगेन कहूंगी कि 1.5 साल जब वो आए तो हमारी प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड होने वाली थी। अब ये एक नया जो है वो एक दौर शुरू होगा कि जी प्रोविजनल भी हमारी है, लोकल गवर्नमेंट भी हमारी है, और हम 100% कोशिश करेंगे कि हम कराची को बेहतर करें। ठीक है तहसीन, आप किस एरिया में हैं इस वक्त, और आपका इलाका जो आप वोट दे रही हैं वो कौन सा इलाका है? मैं रहती तो वैसे ईस्ट में हूँ, लेकिन मेरा वोट जो है वो सेंट्रल में है। ठीक है, सेंट्रल में, मेरी सेंट्रल में सूरत हाल भी आपके सामने है, और सेंट्रल के कुछ इलाकों में जमात इस्लामी की इस वक्त हमने देखा कि लास्ट टाइम गवर्नमेंट आई थी, मतलब सीटें जीती हैं उन्होंने। देखिए हाँ, उनकी मेजॉरिटी थी। वो मेजॉरिटी किस वजह से थी? क्योंकि किसी एक जमात ने जो है वो बॉयकॉट किया था। तो जाहिर सी बात है वो वोट PTI मैदान में इतनी ज्यादा थी नहीं, तो वो डाइवर्ट होके जमात इस्लामी की तरफ। आप जमात इस्लामी का भी अगर हिस्ट्री देखें सना, तो जमात इस्लामी जब जीती है, या तो वो डिक्टेटर के दौर में जीती है, या वो जब किसी पर्टिकुलर जमात ने बॉयकॉट किया जब जीती है। तो इसको आप उनका अपना मैंडेट, जेन्युइन मैंडेट नहीं कह सकते। किसी को नीचा करके, किसी की सपोर्ट करके मैंडेट लेना, ये एक जेन्युइन मैंडेट नहीं होता। तो हमें, मैं अगेन वही कहूंगी, हमें जमात इस्लामी हो या दीगर पार्टी हो, हमें किसी पार्टी से कोई डर नहीं है। हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि इंशाल्लाह हम बहुत मेजॉरिटी में आएंगे। साथ ही रहिएगा, रेहान हमारे साथ मौजूद है। रेहान, आप किस एरिया से इस वक्त आपके नॉमिनेशन पेपर जमा हुए हैं? डिफेंस और क्लिफ्टन, PS 110 जो पूरा का पूरा डिफेंस फेज 1 to फेज 8 और क्लिफ्टन के सारे ब्लॉक्स, इसके बीच में सारी कॉलोनीज आ जाती हैं, श्री जिन्ना, शाह रसूल, हिजरत कॉलोनी, ये सब के सब एक ही हैं। और सॉरी, थोड़ी सी करेक्शन कर दूं, आई थिंक वोटर्स को नहीं पता होता, तो आई थिंक हम लोग सब सियासतदान को भी नहीं पता होता। जब आप प्रोविंशियल असेंबली की सीट होती है तो वो कराची से नहीं जीतते, आप सिंध की ही जीतते हैं। और अगेन पीपल्स पार्टी को 1.5 साल नहीं हुए हैं लोकल बॉडी में। इसका तो आई थिंक अगर वो सिर्फ थोड़ी सी हिस्ट्री स्टडी कर लें तो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर रहे वो हमेशा ज़्यादातर पीपल्स पार्टी के रहे, बिकॉज प्रोविंस में उनकी गवर्नमेंट थी।
तो ये खाली 1.5 साल का अरसा नहीं है जिसमें कराची को प्रॉब्लम हुआ है, ये बहुत लंबा अरसा है। सर आपका इंतखाबी निशान कौन कौन सा है? मैं फॉर्चुनेटली मेरा इंतखाबी निशान ढोल है। मेरे नेशनल असेंबली के जो कैंडिडेट है खुरम शेख जमान, उनका भी ढोल है। मेरे साथ में बिलाल जदून साहब हैं जो PS 109 से खड़े हो रहे हैं, उनका भी ढोल है। इनफैक्ट हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट साउथ का ढोल है। फॉर्चुनेटली जब हम वहाँ मौजूद अदील का भी ढोल है मेरे ख्याल से। नहीं, अदील का आई थिंक डिफरेंट है, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन हम लोग वो सब टच में थे जब आखिरी वक्त पे इंडिपेंडेंस को जब सिंबल्स लेने थे, और फॉर्चुनेटली भी मैनेज। तो नेशनल असेंबली का और प्रोफेशनल असेंबली दोनों का सेम है? दोनों का सेम है। तो हम साउथ में बोल रहे हैं कि PTI का इंतखाबी निशान इस दफा ढोल है। तो सबको हमारी पूरी तो यानी कि आपके वोटर को आसानी से आपने बता दिया है कि हो कोई प्रॉब्लम तो आपको नहीं हुई, ऐसा तो नहीं है कि वोटर तक ना पहुंची हो ये बात? ऑफ कोर्स प्रॉब्लम तो बहुत है। हमें ना रैलीज करने दिए जा रहे हैं, ना हमें कैंप्स लगाने दिए जा रहे हैं, ना हमें बैनर्स लगाने दिए जा रहे हैं, तो प्रॉब्लम तो बहुत है। बट डिस्पाइट एवरीथिंग असल में क्या है कि हमारे पास जनरल पब्लिक की सपोर्ट बहुत ज्यादा है। तो इट्स नॉट जस्ट द पार्टी जो डिसिपेट कर रही है। तो कॉर्नर मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं आपकी आवाम की? हमारे आवाम खुद ही फैला रही है। जैसे हर दिन हमें कोई ना कोई खबर आती है कि इस शख्स ने इस एरिया में हमसे पैम्फलेट्स मंगाए और खुद ही अपने पूरे एरिया में बांट दिए, या उसने अपनी वोटर स्लिप्स बनाई और खुद ही पूरे एरिया में कर दी। तो दैट्स वेरी हार्टनिंग। हम लोग कभी डिप्रेस होते हैं, कितने चैलेंजेस आ रहे हैं। सो सच एन अनयूजुअल इलेक्शन, जब हम उनकी हिम्मत देखते हैं ना, तो हमारे हौसले बुलंद हो जाते हैं। ठीक है। वो अदील का जो है मुझे निशान का बताया गया कि अदील 232 से जो है वो उनकी है नॉमिनेशन है, और माइक उनका निशान है। ये करेक्शन है। अमेजिंग फेलो, ही डिड एन अमेजिंग वर्क एज एन MPA, और MNA के लिए टोटली डिजर्व। जब मैं कहती हूँ कि हम बाइस्ड नहीं होते, तो ये भी एक पैगाम पहुंचाने का जरिया ही है। तमाम पार्टीज के लिए दरवाजे खुले हैं, और हम खास तौर पर ही चाहते हैं कि अवेयरनेस का काम कर सकें। मैं चलती हूँ इस वक्त तहसीन आबिदी साहिबा की तरफ। तहसीन, इलेक्शन कैंपेन तैयारियां आपकी पार्टी की तो अपनी तौर से हो रही हैं, हम देख भी रहे हैं, पूरे दिन हमारे टेलीविजन ने भी चलाया। आपके अपना जो एरिया है वहां आप किस तरह से इलेक्शन कैंपेन्स को देख रही हैं? देखिए, हमारे सारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं, मैं एक्चुअली ईस्ट में भी देख रही हूँ चीजें, और मैं सेंट्रल में भी एक्टिव हूँ। तो दोनों जगह पे हमारे सेंट्रल में, जैसे आपने ही बताया कि वो एक बहुत टाइम से जो है वो दूसरी जमात की जो है वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैंडेट रहा है। यकीनन हमें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अगेन हमने हिस्ट्री में अपने नहीं देखा कि सेंट्रल में जिस तरह आवाम हमारी तरफ आ रहे हैं, जिस तरह हमारी कैंपेन, हमारी जो कॉर्नर मीटिंग्स हैं वो जलसों में तब्दील हो रही हैं, एक जगह नहीं तमाम कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो वो बड़ा पॉजिटिव साइन है। हम बड़े होपफुल हैं कि मैं अगेन वही वाली बात कहूंगी कि लोगों ने 30-35 साल तमाम लोगों को चांस दिया। तो मुझे लगता है कराची के अवाम बड़े बाशऊर लोग हैं, और वो चाहते हैं कि ऐसे लोग आए जो काम करके दिखाएं, जो डिलीवर करके दिखाएं। अच्छा, मैंने पीपल्स पार्टी को भी ये देखा है कि दूसरी पार्टीज के लिए भी बड़े दिल खोल के बात करती हैं, किसी के साथ ज्यादती ना हो। लेकिन इस वक्त जो PTI के आजाद उम्मीदवार बार बार ये बात कर रहे हैं कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, उनकी मीटिंग्स के हवाले से, उनको कैंपेन्स चलाने में जो मसाइल हो रहे हैं, इस हवाले से क्या कॉमेंट करेंगी आप? देखिए गवर्नमेंट, अगर उनके साथ मसाइल हो रहे हैं, मेरे भाई बैठे हैं, आप उनसे पूछें कि हम वो मसाइल नहीं पैदा कर रहे हैं। जो केयरटेकर गवर्नमेंट है, ये जो भी गवर्नमेंट है, उनके पास कहाँ से आए, मुझे आई डोंट नो कि कौन मसाइल पैदा कर रहा है। लेकिन मैं अगेन कहूंगी कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया तहसीन आबिदी साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी। रेहान, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर वसीम, आपका बहुत शुक्रिया। आप लोग सब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। दुआ वही है जो हमेशा होती है, मेरे मुल्क में वो हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।